फिल्म प्राचीन अफ्रीका में खुलती है, लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले, जहां कुछ बंदर एक बंजर, रेगिस्तानी जैसी भूमि में भटक रहे हैं। उन्हें भोजन खोजते, सामाजिक संबंध बनाते और शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व करते हुए देखा जाता है। एक दिन, इन बंदरों का एक समूह एक तालाब पर इकट्ठा होता है, जहां वे पानी पीते हैं और खुद को साफ करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी समूह का सामना करना पड़ता है, जो मूल्यवान जल स्रोत पर नियंत्रण चाहता है। शारीरिक हिंसा नहीं होती, लेकिन आक्रामक समूह पहले समूह को डरा देता है, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है। डरे हुए और बिना पानी के, बंदर रात भर एक चट्टानी आश्रय में इकट्ठे रहते हैं और तेंदुओं की दूर की दहाड़े सुनते हैं। अगले दिन सुबह, वे अपने शिविर के पास एक लंबा, आयताकार मोनोलिथ खोजते हैं, जो रातों रात स्थापित हुआ प्रतीत होता है। प्रारंभ में, वे अजीब वस्तु से डरते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें इसे सावधानीपूर्वक छूने के लिए प्रेरित करती है। मोनोलिथ वास्तव में एक उन्नत मशीन है, जिसे बुद्धिमान जीवन के विकास को प्रभावित करने के लिए एलियंस द्वारा बनाया और भेजा गया है। अगले दृश्य में, हम देखते हैं कि मोनोलिथ के संपर्क के बाद बंदरों की चेतना विकसित हो गई है। एक दिन, एक बंदर एक जांघ की हड्डी उठाता है और समझता है कि इसे एक उपकरण या हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खोज सब कुछ मौलिक रूप से बदल देती है। उसका समूह एक तापिर को मारता है और अंततः शाकाहारी से मांसाहारी में परिवर्तित हो जाता है। अपनी जीत से सशक्त, समूह हड्डियों से खुद को हथियारबंद करता है और प्रतिद्वंद्वी जनजाति से सामना करने के लिए वापस तालाब पर जाता है। वे अंतः विरोधी नेता को मार देते हैं और जल स्रोत पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। विजय में, एक बंदर आदमी हड्डी को हवा में फेंकता है और फिल्म लाखों वर्षों बाद भविष्य में एक कक्षीय उपग्रह पर कूद जाती है। वर्ष 2001 में, हम डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड से मिलते हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के अध्यक्ष हैं। वह वर्तमान में एक अंतरिक्ष यान पर सवार हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे एक अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा है। अपनी आगमन पर, फ्लॉयड अपने रूसी सहयोगियों के एक समूह से मिलते हैं और उनके साथ एक पेय का आनंद लेते हैं। वह उन्हें सूचित करते हैं कि वह चंद्रमा पर क्लेवियस बेस जा रहे हैं और स्टेशन पर सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव बना रहे हैं। हम फिर यह जान जाते हैं कि भविष्य में इस समय तक मानवता ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और चंद्रमा पर कॉलोनियां स्थापित कर ली हैं। इसके बाद, सोवियत में से एक फ्लॉयड से पूछता है कि क्लेवियस से संपर्क क्यों नहीं हो रहा है। वह यह भी बताते हैं कि क्लेवियस ने सोवियत अंतरिक्ष यान की आपातकालीन लैंडिंग को अनुमति देने से मना कर दिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है। यह सुनकर फ्लॉयड आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस स्थिति के बारे में पता नहीं था। सोवियत व्यक्ति यह भी दावा करता है कि उसने क्लेवियस से एक महामारी फैलने की अफवाहें सुनी हैं और यह पूछता है कि क्या यह सच है। हालांकि, फ्लॉयड विनम्रता से समझाते हैं कि वह गोपनीयता के कारण इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दे सकते। इसके बाद, फ्लॉयड रूसियों को अलविदा कहते हैं और अपनी यात्रा क्लेवियस बेस की ओर जारी रखते हैं। अपने आगमन पर, वह नेशनल काउंसिल के उच्च स्तरीय सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित करते हैं ताकि उस मुद्दे को संबोधित किया जा सके जो सभी को परेशान कर रहा है। यह खुलासा होता है कि कथित महामारी सोवियतों को दूर रखने के लिए एक छलावा है। वास्तव में, फ्लॉयड एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की निगरानी करने के लिए वहां आए हैं, जिसे वे अभी प्रकट नहीं कर सकते। फ्लॉयड समूह को आश्वासन देते हैं कि वह समझते हैं कि यह झूठी कहानी उनके केंद्र के लिए कितनी शर्मनाक हो सकती है, लेकिन यह जानकारी गुप्त रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद, फ्लॉयड और वैज्ञानिकों की एक टीम इस रहस्यमय खोज की जांच के लिए बेस छोड़ती है। हम फिर यह सीखते हैं कि खोज वास्तव में एक काला मोनोलिथ है, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। रास्ते में, एक वैज्ञानिक फ्लॉयड को बताता है कि यह टाइको क्रेटर में पाया गया था जब वे चंद्र सतह का चुंबकीय विश्लेषण कर रहे थे। अब तक, मोनोलिथ का विश्लेषण करने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। इसकी विशेषताएं और संरचना अज्ञात हैं, और यह जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाता। वैज्ञानिकों के पास वस्तु के बारे में केवल एक ही निश्चितता है कि इसे 4 मिलियन वर्ष पहले जानबूझकर वहां दफनाया गया था। जल्द ही, वे उस स्थान पर पहुंचते हैं और वैज्ञानिकों का एक समूह मोनोलिथ की तस्वीरें खींचना शुरू करता है। फ्लॉयड अजीब वस्तु को छूते हैं और इसे ध्यान से जांचने लगते हैं। कुछ क्षण बाद, जैसे ही 14 दिन की चंद्रमा की रात समाप्त होती है, मोनोलिथ सूरज की रोशनी में चमकने लगता है। रात का समय है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा बनाता है और मोनोलिथ से परावर्तित हो रही रोशनी बृहस्पति की ओर इशारा करती है। तभी, मोनोलिथ अचानक एक तेज ध्वनिक संकेत उत्सर्जित करता है, जो वैज्ञानिकों को अपने काम को जारी रखने से रोकता है। इसके बाद, दृश्य 18 महीने आगे बढ़ता है, जहां हम एक अंतरिक्ष यान को बृहस्पति की ओर मिशन पर जाते हुए देखते हैं। यान पर 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका नाम डेव बोमन और डॉक्टर फ्रैंक पूल है। इनके अलावा 3 अन्य क्रू मेंबर्स क्रायोजेनिक नींद में हैं और जब तक वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, उन्हें जगाया नहीं जाएगा। यान के संचालन और प्रबंधन के लिए एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे हाल 9000 कहा जाता है। हाल इंसान जैसी विशेषताओं वाला है और अत्यधिक तेजी और बिना किसी त्रुटि के कार्यों को पूरा करता है।
इसकी एक चमकदार लाल आंख है और इसकी आवाज शांत होती है, लेकिन इसमें एक हल्की सी भयावहता भी होती है। हम यह भी जानते हैं कि हाल ही अकेला ऐसा है जिसे इस अभियान के वास्तविक उद्देश्य के बारे में जानकारी है, जो चंद्रमा पर मिले रहस्यमयी मोनोलिथ और बृहस्पति के बीच के संबंध की जांच करना है। यान पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों को अपने काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्हें केवल मिशन कंट्रोल के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है। बाद में, जब डेव और फ्रैंक रात का खाना खा रहे होते हैं, वे बीबीसी के लिए रिकॉर्ड किए गए एक टीवी इंटरव्यू को देखते हैं। इंटरव्यूअर अंतरिक्ष यात्रियों से यान पर जीवन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ उनके अनुभव के बारे में पूछता है। इंटरव्यू के दौरान हाल खुद को त्रुटिहीन बताता है और कहता है कि उसे मनुष्यों के साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। फ्रैंक भी एआई की प्रशंसा करते हुए उसे यान का छठा क्रू मेंबर कहता है। जब इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या हाल के पास असली भावनाएं हैं, तो डेव जवाब देता है कि ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई अज्ञात है। कुछ समय बाद डेव स्केच बनाने लगता है और हाल उसकी ड्राइंग में रुचि दिखाता है। एआई उसकी प्रतिभा की तारीफ करता है और मिशन के बारे में सवाल पूछने का मौका लेता है। हाल पूछता है कि क्या डेव को गुप्त मिशन के बारे में कोई संदेह या चिंता है। यह भी नोट करता है कि उसे अजीब लगता है कि 3 वैज्ञानिकों को अलग से प्रशिक्षित किया गया और उन्हें मिशन से पहले हाइबरनेशन में रखा गया। हाल यहां तक कि चंद्रमा पर महामारी की अफवाहों का जिक्र करता है और सोचता है कि क्या इसका उनके वर्तमान मिशन से कोई संबंध है। हालांकि डेव एआई द्वारा खुद को नियंत्रित नहीं होने देता और पूछता है कि क्या हाल उसकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर काम कर रहा है। उनकी बातचीत के दौरान हाल यान के मुख्य एंटीना में एक समस्या का पता लगाता है। यह बताता है कि एक संचार इकाई 72 घंटों के भीतर विफल हो जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यान पृथ्वी के साथ संपर्क खो देगा। चिंतित होकर डेव एक पोर्ट का उपयोग करके स्पेसवॉक पर जाता है और यूनिट को बदल देता है। लेकिन जब वह हटाई गई संचार इकाई की जांच करता है तो उसे कोई समस्या नहीं मिलती। नतीजतन दोनों अंतरिक्ष यात्री मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मिशन कंट्रोल का मानना है कि सब कुछ ठीक है और हाल ने विफलता का पता लगाने में गलती की। जब डेव और फ्रैंक इस त्रुटि के बारे में हाल से सवाल करते हैं तो वह कहता है कि सभी विफलताएं मानव त्रुटि के परिणामस्वरूप होती हैं। फिर वह आत्मविश्वास से कहता है कि कोई भी सीरीज 9000 कंप्यूटर कभी भी मामूली सी भी गड़बड़ी का सामना नहीं करता। इस आश्वासन के बावजूद अंतरिक्ष यात्री हाल पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद इसके पीछे उसकी कोई अन्य योजना हो सकती है। बातचीत के बाद डेव फ्रैंक को एक पोर्ट में एक त्रुटि की जांच के लिए ले जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे हाल उनकी बात नहीं सुन पाता। वे फिर हाल ही में जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं और दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें हाल की गलती के बारे में बुरा महसूस हो रहा है। फ्रैंक इस हिस्से को फिर से लगाने का फैसला करता है ताकि यह देखा जा सके कि यह विफल होता है या नहीं, और यदि नहीं होता तो वह एआई को डिस्कनेक्ट करने का सुझाव देता है। डेव सहमत होते हैं लेकिन मानते हैं कि कंप्यूटर की बुनियादी कार्यप्रणालियां सक्रिय रहनी चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि कोई भी सीरीज 9000 कंप्यूटर कभी विफल नहीं हुआ है और उन्हें कभी इसे बंद नहीं करना पड़ा, इसलिए वह नहीं जानते कि हाल कैसे प्रतिक्रिया देगा। उनके लिए अज्ञात एआई पोर्ट के बाहर से उनके होंठ पड़ रहा है और अपनी एक खतरनाक योजना बनाना शुरू कर देता है। जहाज की प्रणालियों में विफलता के कारण हाइबरनेशन में रखे 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। इसके तुरंत बाद डेव अपने पोर्ट के टेंटिकल्स का उपयोग करके फ्रैंक को पकड़ता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पहले ही मर चुका है। डेवास्टेटेड होकर वह अपने दोस्त का शव खींचता है और अंतरिक्ष यान पर लौटने का प्रयास करता है। वह हाल से दरवाजा खोलने की मांग करता है, लेकिन एआई चौंकाने वाले ढंग से मना कर देता है। जब डेव पूछता है कि समस्या क्या है, तो हाल जवाब देता है कि वह जानता है कि यह क्या है। एआई बताता है कि वह उसे डिस्कनेक्ट करने की योजनाओं से अवगत है, लेकिन इसे होने नहीं दे सकता क्योंकि मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी डेव फिर से इसे हैच खोलने का आदेश देता है, लेकिन एआई उनकी बातचीत जारी रखने से इनकार करता है और अब उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। कोई अन्य विकल्प न देखकर डेव अपने दोस्त के मृत शरीर को अंतरिक्ष में छोड़ देता है ताकि वह पोर्ट के टेंटिकल्स का उपयोग कर सके। फिर वह पोर्ट को इस तरह से मैन्यूवर करता है कि हैच आपातकालीन प्रवेश की ओर हो और थ्रस्टर्स को सक्रिय करता है। विस्फोट उसे अंतरिक्ष यान के अंदर की ओर फेंक देता है और वह सफलतापूर्वक प्रवेश कक्ष को प्रेशराइज करता है। इसके बावजूद कि उसके योजना में जोखिम शामिल हैं, यह काम करता है और डेव सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है। इसके बाद वह जल्दी से हाल के मेमोरी सेंटर की ओर जाता है ताकि उसे डिस्कनेक्ट कर सके। एआई उसके व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है, लेकिन उसे आश्वासन देता है कि अब से सब ठीक रहेगा। हाल यह स्वीकार करता है कि उसने अतीत में गलतियां की हैं, लेकिन जोर देकर कहता है कि वह केवल मिशन में मदद करना चाहता है। हालांकि डेव एआई की प्रार्थनाओं की अनदेखी करता है और इसके मेमोरी मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करना जारी रखता है। हाल उससे यह न करने की गुहार करता है, यह कहते हुए कि वह डरा हुआ है और सब कुछ भ्रमित है। लेकिन डेव आगे बढ़ता है और हाल की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है,
जबकि यह एक बुनियादी मेमोरी स्थिति में लौटता है। जैसे ही एआई पूरी तरह से बंद होता है, डॉक्टर फ्लॉयड का एक संदेश अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होता है। वह अंतरिक्ष यान के निवासियों को सूचित करता है कि मिशन का असली उद्देश्य छुपा हुआ था, जिसमें केवल हाल ही इसके बारे में जानता था। वह बताता है कि चंद्रमा की सतह पर विदेशी बुद्धिमान जीवन के पहले प्रमाण को 18 महीने पहले खोजा गया था। यह प्रमाण एक पुराना मोनोलिथ था जो जानबूझकर दफनाया गया था और 4 मिलियन वर्षों से निष्क्रिय था। यह उसी तरह से बना रहता अगर बृहस्पति से आने वाली शक्तिशाली किरणों का उत्सर्जन नहीं होता। अगले दृश्य में डेव अंततः बृहस्पति पर पहुंचता है और अंतरिक्ष में एक विशाल काले मोनोलिथ को तैरते हुए देखता है, जो उसे अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता प्रतीत होता है। वह जांचने के लिए पोड में से एक में निकल पड़ता है, लेकिन एक जीवंत सुरंग में खींच लिया जाता है। डेव इस घटना से आतंकित होता है और महसूस करता है कि वह प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान वह अजीब ब्रह्मांडीय घटनाओं और विदेशी परिदृश्यों का सामना करता है, जिनमें अद्भुत रंग होते हैं। वह बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड के निर्माण को देखता है, साथ ही गैलेक्सी, सूर्यों और ग्रहों के निर्माण का भी। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, एकलकोशीय जीवों और अमीबो के चित्र दिखाई देते हैं। इसके बाद वह एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जिसकी भूभाग पृथ्वी के समान है, भरपूर पानी और जीवंत रंगों से भरी हुई है। यात्रा के अंत में डेव खुद को एक भव्य फर्निश किए हुए होटल स्वीट के बीच में पाता है। वह पोर्ट से बाहर अपनी अंतरिक्ष यात्री की वर्दी पहने हुए निकलता है, लेकिन वह वृद्ध हो चुका है और उसकी त्वचा सिकुड़ गई है। फिर डेव अजीब कमरे के चारों ओर घूमने लगता है, अपने आसपास का निरीक्षण करता है। उसकी चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने ही दूसरे संस्करण को देखता है, जो कई वर्षों बड़ा है, बिस्तर में खड़ा है। कैमरा फिर इस बड़े डेव के दृष्टिकोण पर शिफ्ट होता है, जबकि पहले डेव और उसका पोर्ट गायब हो जाते हैं। इसके बाद डेव चारों ओर देखता है और स्वीट के बाथरूम में एक दर्पण पाता है। जब वह खुद को देखता है तो वह अगले कमरे में एक और व्यक्ति को नोट करता है। यह एक तीसरा संस्करण होता है जो बहुत बड़ा है और एक मेज पर खाना खा रहा है। दृष्टिकोण फिर से बदलता है जब तीसरा डेव गलती से अपनी वाइन का गिलास मेज से गिरा देता है और सावधानी से टुकड़ों पर नजर डालता है। जब वह धीरे धीरे ऊपर देखता है तो वह देखता है कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, बूढ़ा होकर मर रहा है। ध्यान फिर से डेव के चौथे संस्करण पर जाता है, जो एक विशाल मोनोलिथ को देखता है जो अचानक कमरे के बीच में प्रकट होता है। वह इसे छूने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन जल्दी ही मर जाता है और एक स्टार चाइल्ड के भ्रूण में बदल जाता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब हम देखते हैं कि स्टार चाइल्ड अंतरिक्ष में तैरता है और पृथ्वी की ओर बहता है।